हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास में आज हम चैप्टर 19 घरेलू वैद्युतिक उपकरण इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने चैप्टर 18 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जिन्हें आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, साधारणतः तापन साधनों में प्रयोग होने वाले विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण है। आपने देखा होगा कि जो तापन साधन होते हैं उसमें कुछ क्षति हो जाती है, जिसका क्या कारण है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 4 है। ए में केबल के अचालक आवरण की किस्म, बी में विद्युत धारा जनित ऊष्मा, सी में है केबल के चारों ओर का वातावरण, और डी में है ऊष्मा विकिरण न हो पाना। तो इसका जो मुख्य कारण है विद्युत धारा जनित ऊष्मा, तो आपका बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, विद्युत तापक में प्रयोग होने वाला ऊष्मारोधी अचालक पदार्थ है। जो विद्युत तापक में प्रयोग होने वाला जो ऊष्मारोधी अचालक है वो कौन सा है। ए में है अभ्रक, बी में है चीनी मिट्टी, सी में है एजेस्मी, और डी में ग्लास वूल। तो हमेशा ये चीनी मिट्टी होता है। ऑप्शन आपका बी सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रचालन वोल्टेज की उपस्थिति में विद्युत उपकरणों में लघुपंत होने पर दोष का निवारण क्यों नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि प्रचालन जो वोल्टेज होते हैं उसमें दोष होने पर उसका निवारण नहीं करते हैं, क्या कारण है। ए में उच्च लघुपंत धारा मापक उपकरणों को खराब कर सकते हैं, बी में है सप्लाई साइड से जुड़ा अति धारा रोड सेक्शन चालू होकर सप्लाई को बंद कर देगा, सी में है उच्च लघुपंत वोल्टेज में खतरनाक इलेक्ट्रॉन आर्क पैदा हो सकते हैं, और डी में उच्च लघुपंत धारा सप्लाई स्रोत को ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य निवारण क्यों नहीं किया जाता है, इसका मुख्य कारण है कि उच्च लघुपंत धारा मापक उपकरणों को खराब कर सकती है। ऑप्शन आपका ये सही है। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होता है। आपने देखा होगा घरों पर जो ऊष्मीय उपकरण प्रयोग किया जाता है उसका तापमान क्या रखना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ए में है 550 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड, बी में है 335 सेंटीग्रेड से 635 सेंटीग्रेड, सी में है 200 सेंटीग्रेड से 335 सेंटीग्रेड, डी में है 100 सेंटीग्रेड से 135 सेंटीग्रेड। तो इसका हमेशा 550 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ऑप्शन आपका ए सही है। पांचवा प्रश्न है, रोड प्रकार के रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट बना होता है। आपने देखा होगा कि रोड प्रकार के जो ऊष्मा उत्पन्न करता है उसका हीटिंग एलिमेंट यानी तार किसका बनाया जाता है, कौन सी धातु का बनाया गया है। ए में है नाइक्रोम, बी में है माइका शीट, सी में है पोर्सिलेन, और डी में ये सभी। तो ये नाइक्रोम का होता है। ऑप्शन आपका ए सही है। छठा प्रश्न है, ISI के अनुसार विद्युतीय जल हीटर व इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ए में है 0.01 मेगा ओम, बी में है 1 मेगा ओम, सी में है 1 किलो ओम, और डी में है 0.01 किलो ओम। तो ये हमेशा 0.01 किलो ओम होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी सही है। सातवां प्रश्न है, प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच कर लेनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए, यह आपसे पूछा गया है। ए में है 1 मेगा ओम, बी में है 2 मेगा ओम, सी में है 0.5 मेगा ओम, और डी में है 0.25 मेगा ओम। तो ये हमेशा 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ये सही है। आठवां प्रश्न है,
इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयोग होने वाला इंसुलेटिंग पदार्थ खाली स्थान है। एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसकी जो लीड होती है उसके लिए ऊपर इंसुलेशन, केबल के ऊपर इंसुलेशन होता है, वो कौन से पदार्थ के होते हैं ये आपसे पूछा गया है। ए में है बेकेलाइट पदार्थ, बी में पोर्सिलिन पदार्थ, सी में है रबड़ पदार्थ और डी में एबेस्ट पदार्थ। तो ये हमेशा पोर्सिलिन पदार्थ के होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही है। 9वां प्रश्न है वाटर हीटर के बाहरी आवरण व अंत टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वॉल से भरना क्यों आवश्यक है। आपने देखा होगा जो वाटर हीटर होता है उसके अंत और बाहर के बीच में जो गिलास वॉल होता है ये एक प्रकार का चलक होता है, ये क्यों भरा जाता है ये आपसे पूछा गया है। ए में है अंत टैंक को नुकसान से रोकने के लिए, बी में अंत टैंक को संसार से सुरक्षित करने के लिए, सी में है गर्म जल के ऊष्मीय ह्रास को रोकने के लिए और डी में यांत्रिक नुकसान से ऊष्मक तंतु को बचाने के लिए। तो इसे हमेशा गर्म जल की ऊष्मीय ह्रास को रोकने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। 10वां प्रश्न है हीटर में नियंत्रण नॉब के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए। ए में है किलो ओम में, बी में 0 ओम या कुछ ओम, सी में है अनंत और डी में उच्च प्रतिरोध मेगा ओम में। तो ये हमेशा 0 ओम या कुछ ओम में होना चाहिए, तो ऑप्शन आपका बी सही है। 11वां प्रश्न है एक नंगे ऊष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिकल स्टोव के संचालक तापक्रम का प्रास निम्न में से कौन सा है। ए में है 200 सेंटीग्रेड से 300 सेंटीग्रेड, बी में है 500 सेंटीग्रेड से 600 सेंटीग्रेड, सी में है 750 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड और डी में है 100 सेंटीग्रेड से 1100 सेंटीग्रेड। तो ये हमेशा 750 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड के बीच होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। 12वां प्रश्न है सुचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पैदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण क्या है। ए में है दोषयुक्त थर्मोस्टेट, बी में अधिक ऊष्मा, सी में दोषयुक्त हीटर तंतु और डी में ढीला संपर्क। तो यह हमेशा अत्यधिक ऊष्मा के कारण होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। 13वां प्रश्न है इलेक्ट्रिक आयरन खालिस्तान की मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध होती हैं। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसकी मानक पावर रेटिंग कितनी होती है ये आपसे पूछा गया है। ए में है 1000 वाट, बी में है 750 वाट, सी में है 250 वाट और डी में 100 वाट। तो ये हमेशा 1000 वाट में होती हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही है। 14वां प्रश्न है सुचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य खालिस्तान है। थर्मोस्टेट आपने देखा होगा कि इसका क्या काम है। ए में है तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए धारा को कम करना, बी में तंतु से होकर प्रवाहित धारा सीमित करना, सी में है ऑन और ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियंत्रित करना और डी में संकेतक लैंप के और ऑफ स्विच के कार्य को नियंत्रित करना। तो इसका मुख्य कार्य ये होता है ऑन ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियमित करना, तो ऑप्शन आपका सी सही है। 15वां प्रश्न है विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य है। आपने देखा होगा जो प्रेस देखी होगी इसका प्रेशर प्लेट का क्या कार्य है। ए में है हीटिंग तंतु को कवर करना, बी में है कपड़ों पर प्रेस करते समय ऊन पर दबाव बनाना, सी में सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना, डी में उपकरण के आधार के समान व्यवहार करना। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना, ऑप्शन आपका सी सही है। 16वां प्रश्न है केटली में प्रेशर प्लेट
क्या उद्देश्य हैं? ए में है ए एक स्थिति में ऊष्मा तंतु की सहायता कराता है। बी में है ये ऊष्मा हानि को कम करता है। सी में है ये केतली की पेदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। और डी में है ये ऊष्मा को स्थिर बनाए रखता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ये केतली की पेदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। ऑप्शन आपका सी सही है। 17वां प्रश्न है 1000 वाट 230 वोल्ट विद्युत केतली को 15 एम्पियर प्लग सर्किट से संयोजित किया जाता है और संयोजक केबल भी 15 एम्पियर धारा वहन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का मान क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी उपकरण को लगाते हैं तो फ्यूज की आवश्यकता होती है। फ्यूज का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा P बराबर आई वी। तो I ज्ञात करा रहा है V बटा V। तो यहाँ पावर दी हुई है आपको 1000 और 230 वोल्ट। इसको काटेंगे तब इसका भाग देंगे तो 5 पॉइंट के कुछ ऊपर आएगी। तो यहाँ ऑप्शन आपको 5 एम्पियर नज़र आ रहा होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है। 18वां प्रश्न है हॉट प्लेट में ऊष्मीय तंतुओं के संचालक तापक्रम प्रास हैं। ए में है 550 सेंटीग्रेड से 700 सेंटीग्रेड। बी में 700 सेंटीग्रेड से 850 सेंटीग्रेड। सी में है 750 सेंटीग्रेड से 900 सेंटीग्रेड। और डी में 800 सेंटीग्रेड से 850 सेंटीग्रेड। तो इसका जो मान तापक्रम का मान होगा वह 550 सेंटीग्रेड से 700 सेंटीग्रेड होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही है। 19वां प्रश्न है आपका इमर्शन हीटर एक मरम्मत करने योग्य उपकरण नहीं है। क्यों? कि आपने देखा होगा कि जो इमर्शन हीटर होता है वह मरम्मत करने योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है इसमें कोई तंतु नहीं होता है। बी में इसका तंतु का एक सर्पिलाकार व रेत से भरी तंग नलिकाओं के बीच स्थापित होता है। सी में इसे खोला नहीं जा सकता। डी में ये दोष युक्त होने पर फट जाता है। तो इसका जो मुख्य कारण है इसका तंतु एक सर्पिलाकार व रेत से भरी तंग नलिकाओं के बीच स्थापित होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। 20वां प्रश्न है एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो स्विच होता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए थर्मोस्टेट का। ए में है केवल कुछ ओम या 0। बी में है किलो ओम। सी में है मेगा ओम। और डी में है अनंत। तो इसका जो प्रतिरोध है वह हमेशा अनंत होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी सही है। 21वां प्रश्न है गीजर के आंतरिक टंकी खालिस्तान की बनाई जाती हैं जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब ना हो। ए में है एल्यूमिनियम। बी में टीन से आलोपित तांबे। सी में है टेफ्लॉन। और डी में मृदु इस्पात। तो ये हमेशा टीन से आलोपित तांबे के होते हैं। तो बी आपका सही है। 22वां प्रश्न है गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण है। ए में है तांबे की शीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना। बी में है गीजर के हीटिंग एलिमेंट की सुरक्षा करना। सी में जल का रेशो होने से बचाना। डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो
मुख्य कारण है तांबे की शीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना। तो ऑप्शन आपका ए सही है। 23वां प्रश्न है, गीजर के बाहरी ढक्कन व अंत टैंक के बीच में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ए में है वायु, बी में माइका, सी में ग्लास वूल और डी में एबोस्ट। तो हमेशा ये ग्लास वूल होता है। ऑप्शन आपका सी सही है। 24वां प्रश्न है, गीजर में निम्न दोष उत्पन्न हो गया है अर्थात फ्यूज बार बार उड़ जाता है, उपयुक्त दोष का मुख्य कारण क्या होगा? ए में है थर्मोस्टेट में रेशियो होना, बी में है थर्मोस्टेट की सेटिंग बहुत ढीली होना, सी में है हीटिंग यूनिट के इर्द गिर्द रेशियो होना, डी में ऊष्मक तंतु भूमिगत होना। तो इसका जो मुख्य कारण होता है ऊष्मक तंतु भूमिगत होना। तो ऑप्शन आपका डी सही है। 25वां प्रश्न है, गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेमी नीचे रखा जाता है? ए में है 6 से 8 सेमी, बी में 8 से 10 सेमी, सी में है 10 से 12 सेमी, डी में 12 से 14 सेमी। तो हमेशा इसका जो जल का स्तर है 10 से 12 सेमी रखा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही है। 26वां प्रश्न है, सीलिंग फैन के स्लीव को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। ए में है उसके घूर्णन से बने वर्त से अर्ध व्यास से, बी में है ब्लेड की लंबाई के दुगनी से, सी में है ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र तक की दूरी से, डी में ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दुगनी दूरी से। तो हमेशा ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दुगनी दूरी से इसे व्यक्त किया जाता है। तो डी आपका सही है। 27वां प्रश्न है, सीलिंग फैन उपयोग करता है। ए में है संधारित मोटर, बी में संधारित स्टार्ट चालित मोटर, सी में है संधारित स्टार्ट मोटर और डी में है यूनिवर्सल मोटर। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह संधारित्र मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। 28वां प्रश्न है, छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है? आपने देखा होगा कि जो घरों पर पंखे होते हैं छत के, उसमें बोर्ड में एक रेगुलेटर होता है, वो क्यों प्रयुक्त किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ए में है धारा को घटाने के लिए, बी में पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए, सी में है गति बढ़ाने के लिए, डी में है बल गुणन बढ़ाने के लिए। तो हमेशा इसके लिए ये इसलिए प्रयोग किया जाता है कि पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। 32वां प्रश्न है, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडली खुली हुई है, तो आपने देखा होगा कि जो मिक्सर होते हैं उसमें जो आर्मेचर कुंडली हैं वो खुल जाती हैं, तो क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ए में मिक्सर उच्च गति पर चलेगी, बी में मिक्सर निम्न गति पर चलेगी, सी में मिक्सर चलेगी ही नहीं और डी में मिक्सर गर्म हो जाएगी। तो आर्मेचर जब कुंडली खुल जाएगी तो मिक्सर चलेगी ही नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही है। तो मिक्सर चलेगी नहीं। 30वां प्रश्न है, पंपों को मुख्यतः खाली स्थान श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो पंप होते हैं इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसे हमेशा 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 19 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।